गुल साहब, हम तो ये भी बात कर चुके थे कि ईरान के साथ तवानाई के ज़खायर किस हद तक हमें दो तरफ़ा तजारत की सूरत हाल के अंदर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम तो ये भी बात कर चुके थे कि नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हो रही हैं। हम ये भी बात कर चुके थे कि ख़त्ते की रीअलाइनमेंट क्या हो रही है। हम ये भी बात कर चुके थे कि अब ये जंग किसी हद तक थम चुकी है, लेकिन वापस जब उसी मरहले के ऊपर पहुंचे हैं, उसी मकाम पे पहुंचे हैं, उसी तपिश को महसूस कर रहे हैं, तो फिर अब आपकी आरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया। वो है ना कि हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। हम्म। तो हमारी तो हसरतें थीं कि अभी पेट्रोल सस्ता होगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, ईरान पाकिस्तान के दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो हाँ, सिफ़ारत के साथ-साथ जो है वो मईशत के ऊपर भी एक गहरा असर डालेगा। हाउएवर ये इंशाल्लाह होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं, मुश्किलात आती हैं। देखिए सीधी-सी बात है, ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था अमेरिका ने और जी, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, नहीं नहीं नहीं, अब्दुल्ला भाई बात कीजिए अपनी। जी, सॉरी। देखिए ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था अमेरिका ने और आपको याद है कि ये मई 2026 में किया गया था। इसके तहत जो है 15,000 ट्रुप्स उन्होंने मुख्तस किए थे। साथ ही साथ 100 लड़ाका तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर उन्होंने कहे थे और सऊदी अरब की ज़मीन इस्तेमाल और उनका जो फ़ज़ा थी वो इस्तेमाल करने की ख्वाहिश थी। और ये रास्ता था एक बाब अल मंदब के साथ करके सॉरी ये आपने हुरमुज़ के साथ करके एक रास्ता इन्होंने तलाश किया था जो चंद 100 मीटर चौड़ा है और यहाँ से इन्होंने सुपर टैंकर गुज़ारने के लिए कहा था कि यहाँ से गुज़ारा करेंगे। एक मुतबादल रास्ते के तौर पर ओमान के साथ करके ये रूट था। इसके ऊपर इन्होंने कोशिश भी की थी, 2 जहाज़ गुज़ारे भी, लेकिन फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। अब हुआ कुछ ऐसे कि ये जंग आखिर शुरू क्यों हुई, ये बड़ा अहम है। तो यासिर भाई बात ये है कि ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि जब ईरान के साथ जो मुआहदा हुआ, जो कि एमओयू हुआ, वो 14 नुकात में से एक जो था ज़ाहिर है नुकता 1 था, 2 था, 10 था। ये तमाम के तमाम कुछ बातें थी जिसको खुद बाकिर कालीबाफ साहब ने मेंशन भी किया हम्म। और कहा कि जी इसकी अमेरिका ने वायलेशन किया। वो वायलेशन क्या है? पहली बात डराना, धमकाना, बार-बार कहना कि मैं तो ये मार देता, मैं इनकी क़यादत को उड़ा सकता हूँ। ये धमकाने वाली बात एमओयू की सरीहन खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये बात तय हो गई थी कि जितने भी आबी रास्ते हैं, वो ईरान मुख्तस करेगा और उन आबी रास्तों से गुज़ारा जाएगा टैंकरों को या हम्म। जो भी माल बरदार जहाज़ हैं। लेकिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई और दोबारा से ओमान वाले रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और कतर का जहाज़ जो था, वो ओमान के ही उस रास्ते से गुज़रने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर हमला किया गया प्रोजेक्टाइल के साथ और जब कतर ने ये एहतजाज किया कि आपने ये गलत किया, तो उन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि आपने उन आबी गुज़रगाहों जिनको हमने आपके लिए खोला था, आपने उनकी खिलाफ वर्ज़ी की अमेरिका के ईमा पर, इस वजह से हमने निशाना बनाया। ये बड़ी अजीब बात थी। अब इसकी वजह 2-3 है। नंबर 1 कि क्या मुतबादल रूट इस्तेमाल करके एक दफ़ा फिर ईरान को आइसोलेट करके उनको मारने की कोशिश थी। दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ईरान। नंबर ठीक है। 2 कि जो सी माइन्स जो समुद्री आपने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उनके ऊपर तो आपको याद है कि वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया था। हम्म। अमेरिका ने कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में आपको नज़र नहीं आता कि ऑपरेशन के हवाले से कोई मुस्तनद खबरें हों कि जहां अमेरिकन नेवी ने उन माइन्स को क्लियर करना शुरू कर दिया। इसलिए लैंड माइन और सी माइन्स भी मौजूद हैं। तो ईरान से जब उन्होंने कहा था कि हम 2 माह के लिए ना टोल लेंगे, ना आपसे फीस लेंगे, आप यहाँ से अपने माल-बरदार जहाज़ गुज़ारते रहें, तो फिर ये क्यों किया गया? इसका मतलब ये है कि 2 महीने के अंदर एक मुतबादल रूट को तलाश किया जा रहा था, ताकि वहाँ से गुज़रगाह करें और फिर वहाँ कॉन्संट्रेट करके एक दफ़ा दोबारा ईरान पर हमला करें। ये 2 महीने बाद भी होना था, ये 2 महीने पहले हो गया आप समझें। तो ये इसका बैकग्राउंड देना ज़रूरी था मेरे भाई। इस वजह से ये एक दफ़ा दोबारा फॉल आउट इफ़ेक्ट हुआ है। हाउएवर अच्छा, मैं मेरा ये मेरा समझता फिर हूँ गुल कि ये साहब वक़्त की सवाल ये है कि आप कहते हैं कि क्या ईरान को उकसाया गया या ईरान पे हमले का जवाब बनाया गया, तो कतर जिसका एक मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के साथ है एमओयू के ऊपर,
तो कतर का जहाज जो है उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, जिसपे आईआरजीसी ने क्लेम ये किया कि उस रास्ते से गुजर रहा था, हम वहाँ पे बारूदी सुरंगें साफ कर रहे थे, इसको बार बार वार्निंग दी गई, वार्निंग इसने नहीं मानी और अमरीकी फ़ौजियों यानी अमरीकी बहरिया की मौजूदगी में इसने गुजरना चाहा तो हमने इस पे वार्निंग शॉट्स मारे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कतर जो सालसी के अंदर मौजूद था, उसी के मुल्क का जहाज जो है वो किसकी ईमा के ऊपर वो रास्ता इख्तियार करता है जिस रास्ते के ऊपर ईरान ने कदगन लगा रखी है, और कतर के ऊपर जब हमला होता है तो कतर फिर उसका एहतजाज भी ईरान के आगे करता है। तो कतर जो है वो इस पूरे मामले से लाताल्लुक है। क्या उसका इख्तियार उन कंपनीज के जहाज़ों के ऊपर नहीं था, या फिर ये वजह कुछ और है कि उनको बारहा कहने के बावजूद जब रुकना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा तो फिर उनको उस वक्त उकसा कौन रहा था? जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया यासिर भाई। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वही बात है कि ये दूसरा रास्ता इख्तियार आखिर क्यों किया जा रहा था, ये है वो बात। तो कतर का जहाज़ जो था, मैं समझता हूँ कि ये कोई हुकूमत की मर्ज़ी ग़ालिबन नहीं थी, लेकिन इस जहाज़ को कहीं न कहीं मेरे ख़्याल में कहीं इसका अमला कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और अभी आपने खुद जैसे फ़रमाया कि अमेरिकन नेवी वहाँ मौजूद थी। अगर अमेरिकन नेवी मौजूद थी तो वो क्यों थी? इस वजह से कि वो उस आबी गुज़रगाह को एक टेस्ट केस के ऊपर इस्तेमाल करके देखना चाहते थे कि भरा हुआ जहाज़, देखिए ना, खाली जहाज़ होता है तो आपको पता है उसका वेट कम होता है, तो बाउंसिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो ऊपर होता है, वो समुद्र के नीचे नहीं जाता। और जितना भरा हुआ होगा ज़ाहिर है वो मज़ीद 2-4 मीटर नीचे चला जाता है। ये सारा शैलो वाटर है, आपको पता है ये जो आबनाए हुर्मुज़ का इलाका है ये शैलो वाटर है, और यहाँ अमेरिकन हेवी शिप्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो नहीं आ सकते इसी वजह से कि ये शैलो वाटर्स हैं। ईरान की नेवी इसलिए कामयाब है क्योंकि उनकी जो गन बोट्स हैं वो छोटी हैं, वो कामिकाज़ी स्टाइल की बनी हुई हैं, उनके अंदर लकड़ी की भी बनी हुई हैं ताकि वो उसके ऊपर रेडार के ऊपर नहीं आती। ये स्टेल्थ बोट्स भी कहलाती हैं। इसी तरह से मिडजेट सबमरीन्स कहलाती हैं। मिडजेट यानी कि जैसे कई लोग जो होते हैं जिनको पाकिस्तान में बौना कहा जाता है, अल्लाह ने उनका कद ऐसे, मैं बिल्कुल उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन कद जिनके छोटे होते हैं, हम्म। वो मिडजेट कहलाते हैं। और वो मिडजेट सबमरीन्स होती हैं, जो छोटी सबमरीन्स होती हैं, वो वहाँ काम करती हैं, बड़ी सबमरीन काम नहीं करती। यही वजह है कि ईरान की नेवी को वहाँ एडवांटेज हासिल है। अब जब ये जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा था और इसको जैसे ईरान कह रहा है, बार-बार कह रहा है कि जनाब ये आपका टेरिटोरियल वाटर नहीं है, ये गलत है, और ये 1982 का जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो बड़ा वज़ाहत से बयान किया गया है, उसकी खिलाफ वर्ज़ी कर रहा है। आप यहाँ से ना गुज़रे, लेकिन फिर जब हुआ तो फिर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। ये है वो सारी अच्छा, स्टोरी। आप इसमें अमेरिका दो ये चीज़ें हैं। चाहता एक था। चीज़ जो है वो आपने खुल के बयान नहीं की गुल साहब, आपने इब्तदा में उसका इहाता किया, लेकिन आप जो बात है उसको जो उस बोट के ऊपर ले गए, आपने हवाला दिया कि जब जहाज़ के ऊपर लोड होता है तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, वो पानी के अंदर फिर ज़्यादा चला जाता है। आपने फिर टेस्ट केस का भी हवाला दिया। अब टेस्ट केस के अंदर बारूदी सुरंगों की अगर इकसाम देखी जाए तो मुख्तलिफ इकसाम की हैं। एक वो जिन्हें ज़मीन की तह के साथ जोड़ा जाए, एक वो जो नीचे से फायर कर सकें, एक वो जो तैरती हुई हों, और एक जो है वो आवाज़ से जो है वो अंदाज़ा लगाती हैं कि यहाँ से कोई चीज़ गुज़र रही है, उसके सेंसर्स। एक वो जो पानी के दबाव से अंदाज़ा लगाती हैं कि इसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक वो जो टकराने से फटती हैं। तो क्या अमेरिका इस बात की जजमेंट करना चाह रहा है कि ईरान की तरफ से जो क्लेम किया गया बारूदी सुरंगों का और इस इलाके को ममनुआ इलाका करार दिया गया, तो यहाँ पे एक टेस्ट केस के तौर पे ये चेक किया जा सके कि यहाँ पे आया बारूदी सुरंगें मौजूद भी थीं या फिर ज़बानी तौर पे उनका हवा बनाया गया था? यासिर साहब, आई मस्ट एक्नॉलेज कि आपने बड़ा थॉरोली इसको पढ़ा है, रीड किया है। आप तो अब माशाल्लाह एक नेवल ऑफिसर की तरह बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
नहीं, थैंक यू। नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली क्योंकि मैं पढ़ता हूँ इन मामलात को, ज़ाहिर है मैं तो फ़ौजी घराने से हूँ, लेकिन आप तो आई एम वेरी हैप्पी, ग्लैड। सर थैंक यू, थैंक देखें, मुझे जो आपकी अच्छी बात लगती है कि आप पढ़ के आते हैं, वो होमवर्क करके आते हैं। देखिए, ये बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सारी बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि शुरू में जो 2 जहाज़ गुज़ारे थे, हुँ, वो छोटे साइज़ के थे। ये एक बड़ा जहाज़ था, हुँ, सुपर ऑयल टैंकर था, और इसको जो है वो इसके अंदर वज़न भी था। स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा बना के अमेरिका इनको लेके आ रहा था, और ये बातें जो आप फरमा रहे हैं, ये उनको नहीं बताई गई थी। हुँ, और ये चेक करना चाह रहे थे, और साथ ही साथ उन ड्रोन का जो दरमियान में अंडर वाटर जो ड्रोन चलते हैं, यानी कि वो माइंस भी जो ड्रोन के ज़रिए ऑपरेट होती हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको भी चेक किया जा रहा था कि ये रास्ता किस हद तक महफूज़ है, किस-किस जगह है, और अगर खुदा ना ख़ास्ता कतर का जहाज़ हिट होता है, तो फिर ये कतर जाने और उनका काम जाने। लेकिन अमेरिका के ऊपर आँच ना आए, अमेरिका ने डबल गेम कतर के साथ की, कतर को धोखा दिया, ईरान को धोखा दिया, और इसके अंदर मुझे कोई बईद नहीं है कि इज़राइल का कहीं न कहीं फुटप्रिंट ना मौजूद हो। इसके अंदर हुँ। एक बात और बड़ी अहम है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, तो शिप डैमेज ज़रूर हुआ होगा, लेकिन माइनर। सर वो जो कहते हैं कि मेजर अब जो डैमेज हो जो शिप के डेक के ऊपर जाके वो लगा है, शिप डैमेज हुआ और फिर वो उसी डैमेज में उसने वो एरिया जो है वो पार भी कर लिया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो ऑयल टैंकर था, अगर वो डैमेज हुआ होता तो वो तो ब्लो अप हो जाता। तो अगर वो नहीं हुआ जी। तो फिर उसके डेक के ऊपर वो वार्निंग शॉट ही उसे कहा जा सकता है कि एक वार्निंग शॉट था, जो उस जगह पे मारा गया जैसे टांग पे गोली मारी जाती है कि बंदा ना मरे, लेकिन उसको ये मालूम पड़े कि तुमने गलती की, तो इसी बुनियाद के ऊपर वो डेक के ऊपर जो है वो ड्रोन मारा गया। ऐसा ही एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड हम्म, एक्चुअली। और वो उन्होंने इसी वजह से वो उनको पता था कि आगे तो ऐसी माइंड्स बैठी हुई हैं जो जहाज को डुबा सकती हैं। हम्म, ये देखें ना आप, ये इसके अंदर तो फिर उनको जाहिर है अपने जो भी उन्होंने काउंटर मेजर्स लेने होंगे वो उन्होंने लिए थे, और जहां तक उसको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन को भी पैगाम देना था, क्योंकि कतर का बहाना करके उसको कहते हैं बहाना बच्चा खुर्रम कुलचा। तो ये वो एक फ़ारसी की मिसाल है। अच्छा तो सर, इसका उसके इसका मतलब नहीं अंदर नहीं नहीं सर, आगे बढ़ने से पहले जरा इसका मतलब बताइए। ये मेरी समातों ने पहली बार ये कहावत सुनी है। मेरी वालदा की मिसालें हैं सारी। अच्छा, यानी कि बच्चे का बहाना बना के खुद कुलचा खाना चाह रहे हैं आप, अच्छा, कि जी वो अच्छा, तो मैं ठीक। बच्चे का जो है। तो वो ठीक असल में यानी वो यानी बहाना। ये तो वो हो गया कि जब यहाँ पे कोई लंगर तकसीम होता है, कोई नियाज तकसीम होती है, तो आप लेने जाएं और लेते वक्त ये कह दें मेरे छोटे भाई का भी दे दो। तो जी, जी, जी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो वो ये है ना, इसके अंदर फिर इन्होंने क्या किया कि कतर को सामने किया, हम्म, और असल में ये देखना ये चाह रहे थे, असेस करना चाह रहे थे, क्योंकि बदनीयत हैं। पहले दिन से आप और मैं इस बात के ऊपर मेरे ख्याल में फिक्स थे कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी एमओयू है। हर जगह हम्म, रखना डाला गया, हर जगह वादा शिकनी की गई, हर जगह धोखा और फरेब और मकर का सहारा लेने की कोशिश की गई। बार-बार उकसाया गया, बार-बार उनको कहा गया ईरान मिन्नतें कर रहा है। ये बातें तो अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप, मेरे ख्याल में अभी वो पता नहीं अंदर का बच्चा उनका मर ही नहीं रहा। हम्म, वो अब 80 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका अंदर का बच्चा जो है वो नित नई रोज़ाना एक ऐसी बात करता है जिससे अपना भी मेरे ख्याल में वो कद-काठ तो पहले भी नहीं था उनका, मज़ीद अपने आप को हल्का कर लिया उन्होंने, एक लाफिंग स्टॉक ही बन गए हैं। हाउएवर, तो ये जो इसकी सारी स्टोरी है हज़ूर, ये थी बुनियादी तौर पे। और मेरे ख्याल में अब कतर अथॉरिटीज़ को भी इस चीज़ का बखूबी इल्म हो चुका है, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक कतर की इंटेलिजेंस को ईरानियन इंटेलिजेंस ने उसी वक़्त तमाम इसके वीडियो और तमाम चीज़ें, सबूत और शवाहिद पेश कर दिए, और उनको ये बता दिया गया कि हमने चाहते तो तुम्हें आगे जाने देते, और फिर तुम्हारा ये जहाज़ डूब जाता, और उससे हुर्मुज़ का इलाका सारा तेल-तेल हो जाता, बुरा हाल हो जाता। इसलिए हमने तुम्हें वार्निंग शॉट दी है।